हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम टॉप 20 एमसीक्यूज की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिसका ये सेट नंबर आपका फोर्थ है ना। ऑलरेडी हम 3 सेट्स कर चुके हैं। दिस इज योर प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ओके, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे आए हैं वो हमसे कनेक्ट हो जाएंगे थ्रू द टेलीग्राम लिंक गिवन इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है फॉर आर टेलीग्राम चैनल, है ना। लक्ष्य अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट ये क्लास की पीडीएफ वगैरह जो भी अपलोड होती है ना, वो सारी आपको मिलती रहे और क्लास का नोटिफिकेशन भी टाइमली आता रहे। कोई इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग तो वो सारा भी आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट थ्रू दिस व्हाट्सएप नंबर। इफ यू वांट बैचेस, तो बैचेस के लिए भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है, सारा आपका सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है, पीडीएफ नोट्स है बोथ द लैंग्वेजेस में, एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हियर इज योर प्राइजेस, है ना। एंड इसके लिए भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है आपकी स्क्रीन पे, कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, है ना। भारत जैसी विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ना। कि हमारी जो देखिए डेवलपिंग जो भी कंट्रीज है ना, सबका उसके हिसाब से फिजिकल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति है। तो हमारी भारत की जो राजकोषीय नीति है उसका क्या आपका प्राथमिक उद्देश्य रहता है, उसको बताएंगे। अचीविंग फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना, व्यवसायों के लाभ को अधिकतम करना, आयात बढ़ाना, या फिर विनिमय दरों को स्थिर करना। एकदम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ना? जी एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका अचीविंग द फुल एम्प्लॉयमेंट। हमें हमारे जैसे विकासशील देशों के लिए उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि हमको पूर्ण रोजगार को अचीव करना है ना, पूर्ण रोजगार को प्राप्त करना हमारा प्राइमरी उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी, है ना। आपको बताना है कि तटस्थ राजकोषीय नीति का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। इसका बजट ऑप्शन ए हमेशा अधिशेष में रहता है, न्यूट्रल राजकोषीय नीति, इसका बजट हमेशा अधिशेष में रहता है, सरकारी व्यय राजस्व के बराबर होता है, बजट घाटा जानबूझकर अधिक रखा जाता है, या फिर सार्वजनिक ऋण तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन ए, budget is always in surplus, government expenditure always equal to revenue, budget deficit is intentionally high, and public debt is increasingly rapid. देखिए जो आपका फिजिकल पॉलिसी है ना, राजकोषीय नीति, थोड़ा सा हल्का सा एक डिस्कशन कर लेंगे कि जो आपका राजकोषीय नीति है ये आपका क्या बताता है। राजकोषीय नीति बताता है सरकार के आपके आय और वैसे, है ना, कि सरकार के पास जो आय है यानी कि जो उसका रेवेन्यू है ना, राजस्व, सरकार का जो राजस्व है उसके कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से सरकार के पास पैसा आएगा, और उस पैसों को सरकार कहाँ कहाँ व्यय करेगी, है ना। बस यही दो घटक है आपके राजकोषीय नीति के कि उसके पास कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ उसको सरकार खर्च करने वाली है, एक्सपेंडिचर, है ना, यानी कि व्यय। तो आपके दो मुख्य स्रोत है सरकार के पास पैसे आने के। पहला क्या है आपका टैक्स से आने वाला पैसा, सबसे मेन सोर्स आपका टैक्स ही है ना, कि टैक्स से आने वाला पैसा, और इसका ही दूसरा क्या है नॉन टैक्स यानी कि गैर कर मदों से आने वाला पैसा, है ना। टैक्स में आपका दोनों टैक्स आ जाएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स। जैसे हमारे पास प्रत्यक्ष है आपका इनकम टैक्स है, अप्रत्यक्ष आपका जीएसटी है। तो ये सारे आय के स्रोत हैं, सरकार के पास यहाँ से पैसा आता है। और कुछ अदर फैक्टर्स हो सकते हैं ना, जैसे सरकार ने किसी देश को लोन दिया है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां से इंटरेस्ट आ जाए, डिविडेंड आ जाए, तो ये सारा आपका सरकार का आय है। और वह वो क्या करती है सार्वजनिक कार्यों में, जैसे वेलफेयर के काम में करेगी, सोशल वेलफेयर में करेगी, देश के डेवलपमेंट में करेगी। तो ये सारे सरकार के व्यय के मद हैं, है ना। तो यही हमसे पूछा है कि न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी जो है उसको कौन डिस्क्राइब करता है। अब ये पॉलिसी जो है सरकार की होती क्या है, हमने देख ली कि उसके आय और व्यय का जो स्रोत है,
कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको हम कहते हैं पॉलिसी। इसको लेके अगर कोई नीति बनाती है सरकार तो उसको हम बोलते हैं राजकोषीय नीति। और अगर मान लीजिए ये राजकोषीय जो नीति है ये 3 तरीके की आपकी हो सकती है। फिजिकल पॉलिसी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये राजकोषीय नीतियां आपकी 3 तरीके की हो सकती हैं। एक तो हो सकता है डेफिसिट की पॉलिसी, है ना, कि सरकार ने जो नीति बनाई उसमें सरकार को घाटा हुआ, या फिर वो जानबूझ के घाटे की नीति बनाती है। हमारे जैसे देश में जो विकासशील देश है वहां पे घाटे की ही नीति अक्सर बनाई जाती है। मतलब कि सरकार खर्चा ज्यादा करेगी, एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा होगा और उसका इनकम क्या होगा, कम होगा, है ना, उसके पास से पैसे कम आएंगे बट फिर भी वो खर्चा लोगों के कल्याण पे ज्यादा करेगी। तो ये हो गया आपका डेफिसिट का। दूसरा होता है आपका सरप्लस का, है ना, कि सरकार के पास आय ज्यादा आया है और उसने खर्चा कम किया है। और तीसरा न्यूट्रल, कि सरकार का जो एक्सपेंडिचर है ना वो उसके सरकार का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू के बराबर है, सरकार का व्यय उसके राजस्व के बराबर है। ये आपका न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी के बारे में बताता है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द बजट क्लासिफिकेशन विद देयर मीनिंग। यहाँ पे हमको कुछ बजट के तरीके दिए हुए हैं कि इतने तरीके का बजट होता है और उसको हमको मैच करना है उसके कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। बैलेंस बजट है आपके पास, सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट है और जेंडर बजट है। आराम से हम इसको मैच कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, 1 2 3 4, है ना, सामने सामने आंसर आपका दिया हुआ है। कि बैलेंस बजट जो है इसका मतलब क्या, कि उसका रेवेन्यू, राजस्व और व्यय बराबर होगा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल। सरप्लस में रिसीट ज्यादा होगा यानी कि इनकम ज्यादा हुई है, एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट, एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, रिसीट कम है। और जेंडर बजट क्या है, एलोकेशन कंसिडरिंग द जेंडर इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है कि जेंडर बजट जब सरकार बनाती है ना तो उसमें आपके मेल एंड फीमेल, है ना, आपका पुरुष और महिला वर्ग जो है आपके इकोनॉमी का, आपके राष्ट्र का जो महिला और पुरुष घटक है, दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों में समान संसाधनों का वितरण करते हुए इक्वालिटी के बेसिस पे, समानता के बेसिस पे हम बजट बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। टाइप्स ऑफ टैक्सेस दिए हुए हैं आपको, करों के नाम दिए हुए हैं और उनका नेचर आपको बताना है कि उसका नेचर किस तरीके का है ना। इनकम टैक्स, देखिए हमारे पास एक टैक्स होता है आपका प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, है ना, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से हम जानते हैं। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव उस तरीके का टैक्स है जब आपका प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल इज सेम थिंग, है ना। प्रोग्रेसिव और प्रोग्रेशनल टैक्स का एक जैसा मतलब है कि जैसे जैसे जिस अनुपात में आपका, जिस प्रपोर्शन में, जिस अनुपात में आपकी इनकम बढ़ेगी उसी अनुपात में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। और वही अगर रिग्रेसिव की बात करें, रिग्रेसिव टैक्स पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि जिसकी आय ज्यादा है उसको कम टैक्स देना है, जिसकी आय कम है उसको ज्यादा टैक्स देना है, उल्टा, है ना। ये बड़ा ही कम आपको ये रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बट प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेस जो है आपको ये ज्यादातर देखने को मिल जाते हैं। चलिए, तो इनकम टैक्स जो है आपका एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है एंड आपका हम्म एक तरीके का डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स है। यस एग्जैक्टली, डी इज योर करेक्ट आंसर। ए का 4, बी का आपका 2, ये इनडायरेक्ट टैक्स है और कंजम्पशन बेस्ड है ना। कंजम्पशन बेस्ड मतलब कि इसका भार जो है, इस जीएसटी, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका जो बर्डन है, इसका जो भार पड़ता है वो किस पे पड़ता है आपका, ये कंज्यूमर पे पड़ता है। अल्टीमेटली जो जीएसटी टैक्स जो है ये पे कौन करता है, आपका कंज्यूमर करता है ना। इट डजन बेयर्ड बाय द आपका सेलर, ये सेलर कभी इसको बेयर नहीं करता है, ये सेलर इसकी वसूली कर लेता है आपका कंज्यूमर से, है ना। तो अल्टीमेटली जो आपका उपभोक्ता है वही जीएसटी का भुगतान करता है, तो इसीलिए हम इसको कंजम्पशन बेस्ड भी बोलते हैं, क्योंकि कंजम्पशन कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा आपका, तो कंजम्पशन बेस्ड है। सी का आपका 3 है, कॉर्पोरेट इज एन ऐसा टैक्स है जो आपका ट्रेड रिलेटेड है, सॉरी सॉरी, ये आपका ट्रेड रिलेटेड है, ड्यूटी इज योर ट्रेड रिलेटेड एंड इट इज कॉर्पोरेट इज डायरेक्ट टैक्स एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, डी का 1 है एंड सी का 3, डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट, कौन सा इसमें से प्रत्यक्ष कर है आपका। एकदम सही, तुरंत से आंसर।
इनकम टैक्स जो है ये आपका एक डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना। कस्टम वैल्यू एडेड, वैट अब है नहीं, एंड योर गुड जीएसटी टैक्स आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक अच्छे कर सिस्टम की, एक अच्छे कर प्रणाली की आपको विशेषता बतानी है, और आपको यहाँ पे छांटना है कि कौन सा एक फीचर जो है, कौन सा एक विशेषता जो है वो एक अच्छे कर प्रणाली की नहीं है। इक्विटी, उसमें समानता होनी चाहिए उस प्रणाली में, वो प्रणाली लचीला होना चाहिए, जटिल होना चाहिए, या उसमें सर्टेनिटी यानी कि निश्चितता होनी चाहिए। तो कौन सा एक अच्छा फीचर नहीं है, क्या चीज एक अच्छे टैक्स प्रणाली में नहीं होनी चाहिए, अच्छे कर प्रणाली में क्या चीज नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली वो जटिल नहीं होना चाहिए, है ना। जटिल होने से क्या होगा आपका, अगर जटिल टैक्स सिस्टम है तो इसका प्रभाव सीधा सीधा सरकार के राजस्व पे आके पड़ेगा, है ना। सरकार का जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जटिल प्रणाली रखेंगे तो लोग जो है आपके, वो लोगों की समझ में वो प्रणाली अगर नहीं आएगी तो वो टैक्स पे करने से अवॉइड करेंगे, और जितना सिंपल रहेगा उतना ज्यादा लोग क्या है, आप उतना ज्यादा कवर कर पाएंगे लोगों को, है ना, उतने ज्यादा लोग आपके उस प्रणाली में शामिल हो पाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, टेक्निक्स एंड यूजेस दिए हुए हैं आपको बजट के, आपको मैच करना है कि कौन सा टेक्निक कौन सा बजट का टेक्निक की परिभाषा क्या है ना, उसमें क्या होता है आपका। प्रोग्राम बजटिंग, फ्लेक्सिबल बजटिंग, रोलिंग बजटिंग एंड इंक्रीमेंटल बजटिंग। देखिए एक से ही आप यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। देखिए एक आपका रोलिंग बजटिंग है ना, रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोलिंग प्लान हो, रोलिंग बजटिंग हो। रोलिंग प्लान या बजटिंग, अगर कहीं भी रोलिंग वर्ड आ जाए ना, इसका क्या मतलब होता है आपका कि हम्म, इसका मतलब है क्या, यहाँ पे रोल वो करेगा, वो कंटिन्यूअसली आपका मूव करेगा, है ना। रोल करने का मतलब क्या होता है, निरंतर एक गति है जो निरंतर चल रही है, रोल कर रही है ना। तो आपका इसका हम रोलिंग बजटिंग अगर कहें तो कंटिन्यूअसली अपडेटेड अपडेटेड बजट होरिजन, यानी कि उसका जो होरिजन है उसको हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली थोड़ा सा अपडेट करते रहते हैं। प्लान एक ही रहेगा बट उसको हम थोड़ा सा अपडेट करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली उसका अपग्रेडेशन होता है, और वो रोल करता रहता है आपका बजट। एक बार बजट बना लिया, उसको अपडेट करते रहिए, और फिर वो क्या है, रोल आगे करता रहेगा। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल बजटिंग क्या है आपका, एडजस्ट एडजस्ट बेस्ड ऑन द आउटपुट एंड वॉल्यूम। फ्लेक्सिबल में हम क्या करते हैं, उसका जो जैसे होता है ना, आपका बजटिंग करते हैं एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, एक आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, कि इसको हम अपनी क्षमता के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने आउटपुट बढ़ाना घटाना, कि अगर किसी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1000 यूनिट को उत्पाद करने की, तो जरूरी नहीं है कि वो इस फिक्स लेवल पे ही काम करे, वो अपनी क्षमता से नीचे भी काम कर सकता है, वो इससे कम यूनिट को भी प्रोड्यूस कर सकता है, इससे ज्यादा यूनिट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर ऐसा सिस्टम है कि हम कम और ज्यादा कर सकते हैं अपने आउटपुट को या फिर वॉल्यूम को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि फ्लेक्सिबल बजटिंग है। हम इसको चेंज कर सकते हैं आसानी से, ये लचीला है, इसको आसानी से हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्रोग्राम बजटिंग, ओके, अब यहाँ से आप आंसर चेक कर सकते हैं कि किसका, बी का 2 एंड सी का 3, है ना, हमको यहीं पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो दिस इज आर करेक्ट ऑप्शन। प्रोग्राम बजटिंग, प्रोग्राम बजटिंग में फंड्स एलोकेटेड बाय द ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम्स, एंड इंक्रीमेंटल में हम क्या करते हैं, एक एडिशनल वैल्यू लगाते चले जाते हैं, प्रीवियस ईयर से एक एडिशनल इंक्रीमेंटल वैल्यू लगा के आप इंक्रीमेंटल बजटिंग बनाते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम, यहाँ पे भी आपको बजट दे रखा है, सिंपल से है। अभी हमने जेंडर बजटिंग की है, जेंडर बजटिंग के बारे में बात किया है, फिर से आपको बजट्स को मैच करना है उसके सेक्टर या फिर यूज केसेस। कैपिटल बजटिंग है यानी कि पूंजी बजट, राजस्व बजट, जेंडर लिंक बेस्ड बजट, या एंड ग्रीन बजट, यानी कि आपका हरित बजटिंग जो है। हरित बजटिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको अपने पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है। तो एग्जैक्टली आपका कैपिटल इज फॉर लॉन्ग
ये थोड़ी सी नंबरिंग यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, ये 1 है, ये 2 है एंड दिस इज योर 3 ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल बजटिंग मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है हमको। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉन्ग टर्म असेट्स की अगर बात करेंगे तो आपका कैपिटल बजटिंग, डेली की बात करें तो रेवेन्यू एंड जेंडर इक्वालिटी बेस्ड, है ना, कि हमको समानता का ध्यान रखते हुए अपने सरकार का जो फोकस है वो किस पे होगा, समानता पे होगा। सरकार इस तरीके से अपने संसाधनों का आवंटन करेगी ताकि समानता आ सके, है ना, जेंडर बेसिस पे। लिंग पुरुष महिला दोनों जेंडर में आपकी समानता संतुलन बना रहे, है ना। तो आप इस हिसाब से आंसर चेक कर लेंगे कि डी का 4, डी का 4, ए का 3, बस ए और सी में थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट, देखिए कुछ अर्थव्यवस्थाओं के नाम दिए हुए हैं, कुछ कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं और उनका बजट फॉर्म एडॉप्ट, उन्होंने किस तरीके का बजट फॉर्म एडॉप्ट किया है उसको हमको देखना है। इंडिया आपका किस तरीके का बजट एडॉप्ट करती है, किस तरीके का बजट लाती है। यूएसए का बजट क्या रहता है, यूके का बजट क्या रहता है, और ऑस्ट्रेलिया का, है ना। हमको हमको इस बार के बेसिस पे बताना है कि इस बार कैसा अडॉप्ट किया है किसने। देखिए यूएसए का जो बजट है ना वो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग रहता है, कि जैसा परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि कौन सा सेक्टर किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से उसकी बजटिंग होती है। अगर मान लीजिए सर्विस सेक्टर वहां पे बहुत अच्छा काम कर रहा है तो सर्विस सेक्टर पे ज्यादा एलोकेशन दिया जाएगा। यूके आपका स्पेंड करती है स्पेंडिंग रिव्यूज एंड रोलिंग बजट, मतलब इनका बजट जो है वो रोलिंग टाइप का रहता है कि हमको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, एक ही हमको प्लान रखना है, एक ही बजट रहना है और उसको क्या करना है, कंटिन्यूअसली उसको अपडेट करते रहना है। और जो हमने पिछला जो खर्चा किया है उसको देखते हुए उस एक ही प्लान को हमको पिछले साल का रिव्यू देख के फिर हम उसको क्या करेंगे, उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसको आ, अगर कम करना है कहीं से एलोकेशन तो कम कर लेंगे, आवंटन कम करना है तो कम कीजिए, ज्यादा करना है ज्यादा कीजिए, बट प्लान आपका एक ही रहेगा। इस तरीके का आपका यूके में चलता है। ऑस्ट्रेलिया जो है मिडिल टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क को रखती है कि वो मध्यकालीन के लिए अपना क्या है कोई भी फोकस एरिया एक बनाएगी, जैसे हमारे पंचवर्षीय योजना में हुआ करता था कि हम 5 साल के लिए कोई भी एक बजट बनाते थे, प्लान बनाते थे और फिर 5 सालों तक उसी पर काम होता था। तो ऐसा ही कुछ बजट बनाती है ऑस्ट्रेलिया कि छोटे छोटे लक्ष्यों को रखेगी, उसके हिसाब से काम करेगी सरकार, उसी के हिसाब से अपना क्या है राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी को तैयार करेगी और फिर उस पर काम करेगी। बचा हमारा इंडिया का, तो हमारे इंडिया का जो है ना बजट वो 2005 के बेसिस पे हमने बनाया। देन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए सरकार की जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, एक तो हमने कहा कि सरकार की, हमने देखा अभी डिस्कशन में कि फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति आपकी होती क्या है, व्हाट इट इज, कि होता क्या है। फिर हमने एक देखा कि 3 तरीके का आपका फिजिकल पॉलिसी हो सकता है, मतलब उसके परिणाम 3 तरीके के हो सकते हैं, आउटकम 3 तरीके का हो सकता है। कि हमारी राजकोषीय नीति या तो अधिशेष की होगी जिसको हम कहते हैं सरप्लस, या तो डेफिसिट की होगी जिसको हम कहते हैं घाटे की पॉलिसी, या तो वो होगी हमारी न्यूट्रल, है ना। ये 3 परिणाम हमको देखने को मिल सकते हैं हमारी राजकोषीय नीति के। देन अगर इसके टाइप्स की बात कर लें तो मेनली आपका ना 2 टाइप का आपका फिजिकल पॉलिसी बनता है। राजकोषीय नीति जो है ये आपके 2 प्रकार का बन सकता है। एक को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी, है ना, कि सकुचनकारी आपका राजकोषीय नीति। सरकार 2 तरीके की नीतियों को अपना सकती है, या तो वो सकुचनकारी कॉन्ट्रैक्शनरी नीति बनाएगी, या तो वो एक्सपेंशन की नीति यानी कि विस्तारवाद की नीति पे आपका राजकोषीय नीति को बनाएगी। थोड़ा सा हम इसका मतलब जान लेंगे। कॉन्ट्रैक्शन कब सरकार अपनाती है, जब सरकार के यहाँ पे मतलब हमारी अगर अर्थव्यवस्था में दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बूम पे जा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत सारा इन्फ्लेशन है, लोगों की अच्छी कमाई हो रही है, रोजगार बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है ना, हमारी हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, बूम की कंडीशन पे है। तो बूम की कंडीशन में सरकार क्या चाहती है कि मार्केट को समेटना है, हमको जो इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, इतना ज्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो
उसको हमको कम करना है, हमको अपने बाजार को समेटना है, संकुचित करना है। तो उस वक्त सरकार अपनाती है आपका कॉन्ट्रैक्शनवादी, संकुचनवादी राजकोषीय नीति को अपनाती है। वही अगर स्थिति थोड़ी उल्टी हो, अगर हमारा मार्केट डाउन जा रहा है ना, मार्केट में हमारे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ना, निवेश उत्पादन ये सारी चीजें नहीं हो रही, कंजम्पशन नहीं हो रहा, मार्केट में पैसे नहीं आ रहे, तो सरकार की नीति क्या होती है, विस्तार करने की, है ना। अगर कुछ चीज की कमी है तो हम विस्तार करना चाहेंगे, तो विस्तारवादी नीति होती है उस वक्त। बूम की कंडीशन में सरकार अपने खर्चे कम कर देती है ना। सरकार खर्चा कम कर देगी इस पे, क्योंकि अगर वो खर्चा करेगी तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आएगा, निवेश होगा, तो सरकार वहां पे आपका खर्चा बंद करेगी, मतलब कम करेगी, इंटरेस्ट रेट्स को घटाएगी, है ना। तो ये सारे काम आपके करेगी सरकार, टैक्स रेट्स को बढ़ा देगी, है ना, तो सो दैट कि मार्केट में पैसा ज्यादा ना रहे निवेश करने के लिए। इसमें आपका सरकार इन सब चीजों को बढ़ा देगी, वो खर्चे बढ़ा देगी, निवेश के लिए आपका इंटरेस्ट रेट्स को घटा देगी, टैक्स को आपका कम कर देगी कि लोगों के हाथ में पैसा जाए, इन्वेस्टमेंट हो, प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, सारी चीजें बढ़े, ठीक। तो उसी पे आधारित कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी पे आधारित आपका ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि संकुचनकारी राजकोषीय नीति में क्या शामिल हो सकता है, सरकार क्या करेगी उस स्थिति में। इंक्रीजिंग पब्लिक स्पेंडिंग एंड कटिंग द टैक्स रेट, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देगी और टैक्स करों में कटौती कर देगी, है ना, क्या ऐसा करेगी। सार्वजनिक व्यय को कम कर देगी और करों में वृद्धि कर देगी, कि सार्वजनिक सरकार अपना खर्चा कम कर देगी और टैक्स को बढ़ा देगी, है ना, यहाँ पे स्पेंडिंग कम कर दिया, टैक्सेस को बढ़ा दिए हैं। इंक्रीजिंग बोथ पब्लिक स्पेंडिंग एंड टैक्स, दोनों को बढ़ा दो, टैक्स को भी बढ़ा दो, स्पेंडिंग भी बढ़ा दो। एंड फोर्थ है आपका रिड्यूसिंग बोथ, दोनों को कम कर दे सरकार, कि रिड्यूसिंग बोथ का मतलब आपका यहाँ पे पब्लिक स्पेंडिंग भी कम कर दे और आपका जो टैक्सेस है उसको भी कम कर दे, टैक्स रेट को भी कम कर दे और स्पेंडिंग भी आपका कम कर दे। आंसर देंगे। यहाँ पे सरकार क्या करेगी, सरकार खर्चे अपने कम कर देगी और टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर देगी, है ना। दोनों स्थिति में क्या होगा कि आपके पास बाजार में पैसे कम रहेंगे निवेश करने के लिए, उत्पादन कम होगा, और इस तरीके से क्या है, आपका मार्केट सिमट जाएगा, है ना, कि बाजार में पैसे नहीं है, बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास संसाधन कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे हम, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर की एजम्पशंस ऑफ रिगार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, है ना। हमने आपके इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ आपको थ्योरीज है ना, कुछ थ्योरीज हैं, उनमें से ही एक आपका कौन कौन सी थ्योरी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज की, एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है। देन आपकी एक रिगार्डियन थ्योरी है, फिर आपका ओरेन हैशेस टू फैक्टर थ्योरी है। तो ये कुछ थ्योरियां जो है आपको इसको याद करना है। न्यू ट्रेड पॉलिसी वाली एक थ्योरी है, न्यू ट्रेड पॉलिसी की थ्योरी है। तो इन सब थ्योरीज को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, मतलब जितनी भी, कहने का मतलब है जितनी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जो आपकी थ्योरीज दी हुई है उनको आप एक बार जरूर से स्टडी करेंगे, है ना। आपको उसमें याद क्या क्या करना है, कि उसको, उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को दिया किसने है, उसका मतलब क्या है, और किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं उसको अडॉप्ट करती है, ये कुछ आपको थ्योरीज को याद कर लेना है ना। हमसे यहाँ पे पूछा है रिकार्डियन द्वारा जो दी गई थ्योरी है तुलनात्मक लाभ की, उसको हमको देखना है। रिकार्डियन का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि उसका एजम्पशन क्या है, उसने क्या एज्यूम किया है ना। मतलब थ्योरी में आपको बोला जाता है कि आपको जो एक पर्टिकुलर तरीके की अर्थव्यवस्था होती है, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी अर्थव्यवस्था में आपका जो लेबर है ना, ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा, वो बहुत ज्यादा एनरिच है। तो हमको उसी तरीके की चीजों में ट्रेडिंग करनी चाहिए, जहाँ पे कि क्या आपका जहाँ पे लेबर का ज्यादा यूज होता है, उसी तरीके की चीजों का हमको एक्सपोर्ट करना चाहिए, उसी तरीके की चीजों में हमको व्यापार करना चाहिए, यानी कि हमको सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारे हमारी अर्थव्यवस्था की हो गई है। ओके, तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि जिसमें आपको तुलनात्मक लाभ है, दूसरे देशों से, दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से आप जिस चीज में अच्छे हैं ना, उसी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। तुलना करनी है हमको दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से। चलिए, तो हमको बताना है कि एजम्पशन क्या है। कहते हैं कि लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि श्रम उत्पादन का एकमात्र कारक है, ऐसा नहीं है।
टेक्नोलॉजी डिफर्स अक्रॉस कंट्री, टेक्नोलॉजी जो है वो हर देश की अपनी अलग अलग होती है। फैक्टर मोबिलिटी इज इंटरनेशनल, कि कारक की गतिशीलता जो है वो अंतरराष्ट्रीय है। कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हर चीज की एक कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से एजम्पशंस हैं रिगार्डियन थ्योरी के। इसको बी एंड सी कर दीजिए, है ना। सी इज योर करेक्ट आंसर, बी एंड सी। देखिए, लेबर सिर्फ एक यही एक कारक नहीं है आपके उत्पादन का, देन और हर चीज का एक कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता है। हर चीज का एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट वो कांस्टेंट नहीं है ना। हर चीज का अपना अलग अलग आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकता है, यानी कि बी और सी जो है ये आपके एजम्पशंस हैं रिगार्डियन थ्योरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। देखिए आ गया आपका हैकेस एंड ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो ओलिन्स एंड हैकेस थ्योरी है, इसको आप हैशर्स थ्योरी है, उसको आपको बताना है कि वो क्यों उत्पन्न होता है। हैशर्स ओलिन सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, बताना है आपको। क्योंकि यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी में अंतर है, प्रौद्योगिकी में अंतर है, डिफरेंस इन फैक्टर एंडोमेंट, डिफरेंस इन टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, या फिर डिफरेंस इन इनकम लेवल। इसका आंसर ए एंड बी। सॉरी, यहाँ पे एजम्पशंस आपको बोले हैं कि इनके इस थ्योरी के एजम्पशंस क्या थे, है ना। तो इसका हम ले लेंगे, आपका इस थ्योरी के एजम्पशंस आपके ए एंड बी है। इस पर्टिकुलर थ्योरी में ये माना गया है कि सिर्फ आपका लेबर ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और टेक्नोलॉजी जो है आपकी वो अलग होती है ना। मैंने आपको नॉर्मली बताया है कि इंटरनेशनल क्यों होता है, लेकिन यहाँ पे हमसे रिगार्डियन का पूछा है, तो योर ए एंड बी इज करेक्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका देखिए इसी का दूसरा नाम है आपका फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। इसी को हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें इनके कहने के हिसाब से आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का एंडोमेंट जो है उसमें अंतर होता है, यानी कि कारक संपदा में अंतर होता है। किसी के पास कोई सा रिसोर्स होता है, किसी के पास कोई सा रिसोर्स होता है। जैसे कि हमारे सऊदी अरेबिया की बात करें, जैसे आपका जो वॉर चल रहा है अभी ईरान और इसराइल का, तो इनके पास क्या है, इनके पास कौन सा फैक्टर प्रचुरता में है, इनके पास कौन सी संपदा है, इनके पास है नेचुरल ऑयल्स, क्रूड ऑयल जो जिसको हम कहते हैं कच्चा तेल, वो इनके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है, इंटरनेशनल व्यापार होता है अंतरराष्ट्रीय, वो इस संपदा की वजह से होता है, इस फैक्टर की वजह से ज्यादा होता है ना। तो हर देश के पास, हर अर्थव्यवस्था के पास अपनी एक संपदा है जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इनके पास क्रूड ऑयल है, हमारे पास नहीं है, तो हम इसके साथ बिजनेस करते हैं। हमारे पास खाद्यान्न बहुत है, तो ये हमसे इसलिए बिजनेस करते हैं, क्योंकि हर के पास अलग अलग संपदा है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो इसलिए इंटरनेशनल बिजनेस अराइज होता है ऑरिन और हैकर की थ्योरी के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज आर कंसिडर्ड ट्रेड प्रोटेक्शन मेजर। इनमें से कौन सी ऐसी नीति है जो व्यापार संरक्षण उपाय माना जाता है ना। जैसे हर अर्थव्यवस्था अपने यहाँ की अपनी उसकी जो डोमेस्टिक, जो उसका घरेलू बिजनेस है ना, उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ संरक्षणवादी कार्य करते हैं। कि मतलब हमको अपने यहाँ के अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए कुछ ऐसे उपाय करने हैं, सो दैट कि हमारा बिजनेस अच्छे से फल फूल सके, है ना। तो हम अपने अपने यहाँ के उद्योगों की रक्षा करते हैं। तो सरकार इसके लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाती है आपकी, टैरिफ को अपनाती है, कोटा को अपनाती है, सब्सिडी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज देती है। हमारे जो घरेलू उद्योग हैं उनका संरक्षण करने के लिए हम उनको सब्सिडीज भी देते हैं,
हम आपको कुछ छूट देते हैं और आप अपना बिजनेस अच्छे से स्टैब्लिश करो, है ना, अच्छे लेवल, अच्छे स्टैंडर्ड लेवल पे स्टैब्लिश करो, सो दैट कि हम कल की डेट में एक्सपोर्ट कर सकें, है ना। एंड करेंसी डिवैल्यूएशन, ये कोई खास आपका ये नहीं है हमारा, ये एकदम लास्ट कंडीशन हो जाती है जब हमारे पास कुछ नहीं बचता है, तो हम बाहर के यहाँ के बाहर का जो एफडीआई है ना उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम ये काम करते हैं ना। तो हम बाहर की इकोनॉमीज को बुलाते हैं यहाँ पे, और इन सब केसेस में हम बाहर का जो एफडीआई है ना, प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसको हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पास कोई बाहर से कंपनी आए, क्योंकि हमको अपने यहाँ की जो हमारे यहाँ का जो उद्योग है उसको हमको पनपाना है ना। तो ए बी सी इज योर करेक्ट आंसर। जो लोग भी ए ऑप्शन दे रहे हैं दे आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोर एजम्पशन ऑफ द ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड। ग्रेविटी मॉडल यानी कि व्यापार का गुरुत्वाकर्षण मॉडल का की मुख्य मान्यता कौन कौन सी है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण मॉडल जो है आपको ये क्या बताता है, इसका मुख्य एजम्पशन क्या रहता है, इसकी मुख्य मान्यताएं क्या रहती हैं कि ट्रेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी, कि जो हमारा जो व्यापार है वो हमारे जीडीपी के आनुपातिक होता है। जितना अच्छा हमारा जीडीपी, जितना हायर हमारा जीडीपी, उतना ज्यादा हमारा ट्रेड होगा, है ना, उतना ज्यादा हमारा अन्य देशों से लेन देन होगा, व्यापार होगा। दूसरा ये कहता है कि ट्रेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना। एक हमने कहा कि ये सीधा संबंध रखता है हमारे सकल घरेलू उत्पाद से, जितना अच्छा सकल घरेलू उत्पाद उतना अच्छा हमारा ट्रेड। और दूसरा दूसरा कहता है कि ये उल्टा किस चीज पे लगता है, कि जितनी दूरी होगी, मान लीजिए कि हमारे और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जितनी दूरी होगी उतना कम व्यापार होगा। बात सही है ना, कि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना हमको ट्रेड करने का, ट्रेडिंग का जो हमारा कॉस्ट आएगा, है ना, वो हमारा ज्यादा हो जाएगा अगर दूरी ज्यादा होगी। तो दूरी अगर ज्यादा है तो ट्रेड कम हो जाएगा, अगर ज्यादा नजदीक है तो ज्यादा ट्रेड होगा। जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं, बड़े ही पास है, तो उनके साथ ट्रेड हमारा बहुत अच्छा रहेगा, है ना, कि आसानी से सामान आ जा सकेगा, बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमने सब कुछ बंद कर दिया है, तो ये चीज अब हट गई है। तो ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट, कि आपका जो ट्रेड है यानी कि व्यापार जो है ये कैसा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीडीपी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर डिस्टेंस। ठीक है, दो इकोनॉमी, दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में अगर दूरी ज्यादा है तो ट्रेड कम होगी, और जीडीपी अगर ज्यादा है तो ट्रेड उसके आनुपातिक होगा, जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड। एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, हम मुक्त व्यापार समझौते करते हैं, तो हमसे कह रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फेवर में, इसके इसके पक्ष में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है, कि हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होने चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। इस बात का समर्थन यहाँ पे कौन कौन सी लाइन करती है आपको बताना है। प्रमोट एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कुशल संसाधन आवंटन को बढ़ावा मिलता है मुक्त व्यापार से। इंक्रीजेस कंज्यूमर चॉइस एंड लोअर प्राइसेस, यहाँ पे उपभोक्ता को, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, मुफ्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, तो कंज्यूमर उपभोक्ताओं के पास बहुत सारे चॉइसेस आएंगे और उनको सस्ते में चीजें मिलेंगी, ये भी होता है। एंश्योर्स इन्फेंट इंडस्ट्रीज प्रोटेक्शन, यहाँ अगर हम मुफ्त व्यापार करते हैं तो हमारे जो नवजात उद्योग हैं उनको संरक्षण मिलेगा, ये नहीं होगा। और एनहांसेस द इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी, हमारे यहाँ पे नवाचार और आपका उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये तीन काम आपके होंगे, बट ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि अगर आपने मुफ्त व्यापार किया तो बाहर की कंपनियां, बाहर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो हमारे यहाँ पे सामान अपना भेजेंगी सस्ते दामों पे। हमारे लोग बाहर की चीजों को, जैसे चाइना के प्रोडक्ट आपके आते हैं ना, सस्ते होते हैं और यूजफुल भी होते हैं, तो लोग क्या है उनको खरीदने लगते हैं, और हमारा अपना जो उद्योग है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो हमको, ये इसकी नकारात्मक बात है, बाकी सारा आपका सकारात्मक है, यानी कि सी को छोड़ के ए बी डी इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अंडर डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट, वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, विश्व व्यापार संस्था के एग्रीमेंट्स के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसके अंतर्गत कौन सा जो आपका व्यापार प्रथाएं हैं उसको स्वीकृति दी गई है। मोस्ट फेवर नेशन की थ्योरी,
एंटी डंपिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को क्या इन्होंने बढ़ावा दिया है। एंटी मोस्ट फेवर्ड नेशंस मतलब जिसको सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा राष्ट्र है उसके साथ व्यापार किया जाए। एंटी डंपिंग को बढ़ावा दिया जाए, है ना, कि अगर कोई राष्ट्र चाहता है कि अपने यहाँ का सस्ता और खराब माल हमारे यहाँ पे आके बेचे तो क्या इसको हमको रोकना है या नहीं। आर्बिट्रेरी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस कि हाँ हम कभी कभार क्या है मनमाने तरीके से हम मात्रात्मक प्रतिबंध लगाते रहें। हमारा जितना मन करेगा उतना टैरिफ लगाएंगे, जितना मन करेगा उतना कोटा लगाएंगे। इन सब चीज़ों को हमको रेस्ट्रिक्ट करना है, प्रतिबंधित करना है। या फिर सेफगार्ड मेजर्स, और हमको सेफगार्ड मेजर्स लेने हैं। इनमें से किन किन बातों को आपका स्वीकार किया गया है ना। पहला, मोस्ट फेवर नेशन का को अपनाना है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को लगाना है ना, मनमाने जो आपके मात्रात्मक प्रतिबंध लगते हैं उसको हमको मानना है। सेफगार्ड मेजर्स को अपनाना है कि हर राष्ट्र को अपनी सुरक्षा करनी है। बताइएगा इसमें से कौन सा गलत लग रहा है। देखिए, सबको स्वीकृत करता है, बस इसको छोड़ के, है ना, कि मनमाने तरीके से आप जो मनमाने तरीके से जो आप जो लगाते हैं ना, मनमाने तरीके से मात्रात्मक प्रतिबंध जो लगते हैं इसको नहीं हम अपना सकते, है ना, कि आपका जब मन करेगा जितना मन करेगा उतना ट्रेड टैरिफ लगा देंगे, कोटा लगा देंगे, ये स्वीकार नहीं है। बाकी सारा स्वीकार है। हाँ, आप एंटी डंपिंग कर सकते हैं, आप अपने देश का सेफ गार्ड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कोई खराब चीज़ ना बेची जा रही हो, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई खराब चीज़ अगर बेची जा रही है तो उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। गलत दवाइयाँ, है ना, कुछ जहरीले पदार्थ, तो इन सब पे आप रोक लगा सकते हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एंटी डंपिंग आप लगा सकते हैं कि घटिया माल ना बेचने दे, उस पर आप टैरिफ लगा सकते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये तो कर ही सकते हैं ना। तो आपका इस तरीके से डी इज योर करेक्ट आंसर। जो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है दे आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डिटोरिएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर अ कंट्री। निम्नलिखित में से कौन से किसी देश के व्यापार के मामले में गिरावट का कारण बन सकते हैं। डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइसेस, अगर आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस में डिक्लाइन हो रहा है तो ये आपकी ट्रेड को हानि पहुंचा सकते हैं, व्यापार को हानि पहुंचा सकते हैं। इंपोर्टिंग हाई वैल्यू कैपिटल गुड्स, आपका उच्च मूल्य वाले पूंजीगत सामानों को आयात करना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। राइज इन द इंपोर्ट प्राइसेस फास्टर देन द एक्सपोर्ट प्राइसेस, कि आपके इंपोर्ट प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और एक्सपोर्ट प्राइसेस आपके कम हो जाए, मतलब आपको बेचने में सामान को कम पैसे मिले और जब आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइसेस देना पड़ेगा। एंड करेंसी एप्रिसिएशन, आपने अपनी मूल्य का एप्रिसिएशन कर दिया है तो क्या होगा, है ना, मतलब किस मामले में आपका जो व्यापार है वो आपका कम हो जाएगा। ये क्या है आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए, अगर एक्सपोर्ट प्राइसेस में कमी आएगी ना तो आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने से कतराएंगे, है ना, क्योंकि अगर आपको एक्सपोर्ट करने बेचने में पैसा नहीं मिलेगा तो देयर इज नो प्रॉफिट इन ट्रेडिंग, है ना, कि कोई भी सेलर अगर सामान बेचता है, एक्सपोर्ट क्या है आपका एक तरीके का सेलिंग है, तो आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको सेलिंग करने से प्राइजेस नहीं मिल रहे, आपके पास प्राप्ति नहीं हो रही, राजस्व नहीं आ रहा है, इनकम नहीं आ रहा है, तो फिर आप ट्रेड करने से कतराएंगे। दूसरा, वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि आपके इंपोर्ट का तो प्राइस बढ़ रहा है, आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, बट आपको सेल करने में कम पैसे मिल रहे हैं, है ना, तो ये भी आपका ए एंड सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व व्यापार संगठन, इसका प्राथमिक कार्य क्या है। फैसिलिटेट स्मूथ एंड फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, सुचारू और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना। मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, क्या ये पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करता है, ट्रेड के लिए काम करता है, लोन देने का काम करता है, या फिर रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट, या रेगुलेट करता है आपके इंटरेस्ट रेट को। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड ट्रेड है तो इसका काम क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कराना, कोई डिस्प्यूट है तो उसको कंट्रोल करना कि विवाद तो नहीं हो रहा है ट्रेडिंग में,
तो इन सब चीजों के लिए आपका WTO बना हुआ है ना। स्मूथ एंड फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस संस्था को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका आधिकारिक रूप से कब स्थापित किया गया है? 1945, 85, 95 या 2000 में आपका? ये आपका 1995 में बनाया गया है। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए फैक्चुअल चीज है, याद रख लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO? WTO का जब आपका संस्थापना हुआ है तो उस वक्त जो है आपका कौन सा देश जो था वो उसके संस्थापकों में से एक नहीं था? इंडिया, USA, चाइना, कनाडा, कौन सा नहीं था? चाइना वॉज नॉट योर फाउंडिंग मेंबर, ये बाद में इसमें ऐड हुआ है। स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर्स में ये नहीं था, जब इसका गठन हुआ है उस वक्त ये इसका सदस्य नहीं था। इंडिया था, USA था, कनाडा था, ये तीन थी आपकी, बट आपका जो है चाइना जो है वॉज नॉट द संस्थापक ऑफ योर WTO। ठीक है, तो दीज वर द 20 क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर प्रैक्टिस नंबर 4। प्रैक्टिस नंबर 4 के आपके ये क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है कि ये सारी चीजें हो गई, आपको दो तीन चीजें जो हैं, जैसे हमने बजटिंग, मेन बजटिंग पे क्वेश्चंस किया, फिजिकल पॉलिसी हमारा आज का चर्चा का मुद्दा था, इस पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, बजटिंग पे क्वेश्चंस किए हैं। देन आपका थ्योरीज, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे हमने जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पर चर्चाएं की हैं, मेनली उसकी थ्योरीज हमने देखी है। इन सब चीजों को आज आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, अगर हो गया है तो भी रिवाइज कर लेंगे, और कुछ अगर छूटता है थोड़ा बहुत उसको एक बार देख लेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।